ओके। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी बालकों को नमस्ते। तो भाई बात कर रहे हैं हम आज हमारे टॉपिक पर, और टॉपिक बहुत मज़ेदार है। एक नया चैप्टर का नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। यूनिट 3 है हमारे सिलेबस की, और इसकी जो खासियत है वो ये है कि ये आपके हाँ, अरे यूनिट 3 है भाई साहब, चैप्टर 4 है। क्या बात कर रहा है, कहाँ हो, क्या पी के आए हो, सूंघ के आए हो कुछ है, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। चल भाई लाइट ऑन करियो वहां से यार, अंधेरा सा हो रहा है ना थोड़ा सा। तो ये चीज है। अरे कर लेना, सारे बटन दबा दे यार, वो ऊपर वाली जल जाएंगी। हाँ क्या दिक्कत है, बस ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब हो गया, माहौल सेट है एकदम, लोहा गर्म है, वार कर दीजिए, है ना। चलो देखो भाई, ये है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ये यूनिट का नाम है बेटा, चैप्टर का नाम तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है? क्या नाम है? तो मैंने ये बात रखा है। अब समझ आ गया अंतर है? देखो अभी इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि एक जो करंट होता है ना, या मूविंग चार्ज होता है। मूविंग चार्ज मतलब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, कुछ भी है, वो एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं या ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहे हैं, डिपेंड करता है, कुछ भी हो जाए। तो भाई साहब वो जब ड्रिफ्ट से चलेंगे या कांस्टेंट से चलेंगे, बशर्ते वो एक्सेलरेशन में नहीं होने चाहिए, उस केस में जो करंट है, क्योंकि करंट तो बन ही जाएगा, करंट होगा क्या, करंट की परिभाषा क्या है? हाँ भाई, करंट की नहीं, फ्लो ऑफ चार्ज, ये तो कमाल है यार, 10वीं क्लास से बोलते आए हो, यहां क्या सीखा? हाँ, बहाव, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। एक कह रहा फ्लो ऑफ चार्ज, तुम और ले आओ एक। 12वीं क्लास के इस स्थिति पे आने के बाद अगर ऐसा बोलते हो तो यू हैव टू बी एलोबरेटिव। आप जो बोल रहे हो उसको थोड़ा एलोबरेशन में डालो। हाँ जी, बेटा बहाव तो किसी भी चीज का हो सकता है, कई बार तो इंसान ही बह जाता है भावनाओं में क्या वो करंट बन गया? अच्छा, प्रोटॉन का नहीं, देख गलत, यहीं पर जी करता मैं तेरा 2 मारू खींच के। पूछ क्यों? प्रोटॉन कभी फ्लो नहीं करते, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इट इज द ओनली इलेक्ट्रॉन दैट रिमेन आउटसाइड द न्यूक्लियस इन द क्लाउड फॉर्म, and the free electron or the loosely bound electron under the action of electric field, they tends to flow। बात प्रोटॉन, 12वीं क्लास का विद्यार्थी जून के महीने में प्रोटॉन फ्लो करा रहा है, बोला सर बहाओ। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारा ये हाल है, पूरे देश का यही है, ठीक है, पूरे देश का यही है माहौल। तो एनीवे, तो भाई बात करते हैं हम लोग यार अपने मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट और इन सब के ऊपर। ठीक है, चलिएगा। देखो बच्चों, मैग्नेटिज्म क्या होता है? मैग्नेटिज्म होता है चुंबकीय। क्या होता है? चुंबकीय। चुंबक वर्ड तुमने सुना है। अब चुंबक अपने आसपास में क्या करता है कि एक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं या चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। हिंदी में भी इसको बात को समझा करो, थोड़ा सा फेमिलियर हुआ करो तो अच्छा लगेगा तुम लोगों को, लर्निंग स्ट्रांग होगी। मैं आपको सही बताता हूँ कि जब आप हिंदी में, आप सुबह से शाम तक हिंदी बोलते हो,
इवन तुम्हारे को फील भी हिंदी गालियों में ही आती है, अंग्रेजी वाली में तो मतलब बस अगले के ऊपर रोब झाड़ने के लिए अंग्रेजी बोलोगे। सही कह रहा हूं? लेकिन जब तुम अपने मन से बात करोगे, व्हेन यू हैव टू कन्वे योर फीलिंग्स, द मोड इज इन हिंदी ओनली। सही कह रहा हूं? और जब आप मन की बात कब करते हो, या तो अत्यधिक प्यार में या गुस्से में, दोनों ही अवस्थाओं में मतलब अंग्रेजी की हो हिंदी, ठीक है ना। और हिंदी भी आप भूल जाते हो, आप अपनी लोकल जो आपका डायलेक्ट है, जो बोली है आपकी, वो जुबान पर आती है, ठीक है ना। किसी सरदार को या पंजाबी इंसान को आप छेड़ के देख लो, क्या करेगा? बहाव वो अपनी पंजाबी में ही लेके आएगा, ठीक है। किसी हरियाणवी को छेड़ के देख लो, ठीक है, वो उसका जेंटलमैन 1 मिनट में साइड हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अच्छा, आप किसी भी साउथ इंडियन को छेड़ के देख लो, हालांकि समझ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन गुस्सा वो भी पूरा दिखा रहा होगा, तो हो रहा होगा ना। हाँ, तो ये बात समझ लो। तो एनीवे, बात कर रहे हैं मैग्नेटिज्म के ऊपर और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो यानी कि करंट का भी एक मैग्नेटिक इफेक्ट है, चुंबकीय असर है, ठीक है। क्या है? करंट का चुंबकीय असर है। तो इसमें क्या मिलता है कि जैसे कि मान लीजिए भैया ये एक वायर है और इसमें करंट आई ऐसे ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो इस पे लग जाएगा राइट हैंड रूल, अंगूठा जाएगा किधर? करंट की दिशा में, करंट की दिशा में, और कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। और ये फील्ड जो है ये गोल घूम जाएंगी ऐसे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे ऐसे, ठीक है। और किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट बना दोगे, वहीं पर आपको डायरेक्शन ऑफ फील्ड मिल जाएगी, ठीक है। अब होगा क्या कि अगर आप इस वायर के नजदीक में कोई दूसरी वायर लेके आते हो ऐसे, तो ये भी अपनी एक फील्ड क्रिएट करेगी यूं करके, और क्योंकि दोनों फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, देखो इसका पॉइंट का टेंजेंट इधर है तो इसका टेंजेंट इधर आएगा, दो उल्टी दिशाएं हो गई ना भाई। अगर आप मान के चलो कि एक सर्कल ऐसे है और दूसरा सर्कल ऐसे है, तो इस पॉइंट पे अगर इसकी डायरेक्शन इधर है तो इस पॉइंट पे इधर डायरेक्शन है ना, टेंजेंट से डायरेक्शन आती है कर्व के ऊपर, इसमें तो कोई नई बात है नहीं। किसी भी कर्व पर, सर्कुलर पाथ पर, किसी भी एक पॉइंट पर अगर तुम्हें दिशा निर्धारित करनी है तो क्या करोगे? स्पर्श रेखा अंकित करोगे। हाँ, टेंजेंट को स्पर्श रेखा कहते हैं। देखो एहसास कितना गहरा है ना, स्पर्श और रेखा। मानो कि रेखा ही स्पर्श कर गई हो, ठीक है या नहीं? हाँ, और टेंजेंट है, ऐसा लग रहा है जैसे शरणार्थी आया हो, लग रहा है ना? हाँ है, हाँ, ये बात होती है। तो इसलिए जो है ना, भाषा का फिजिक्स की उसमें बड़ा तगड़ा रोल है। ये हो गया भाई। अब इससे क्या होगा कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप कर देंगे, या अगर हमने करंट को उल्टा कर दिया तो ये रिपल्सिव फोर्स भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर दो करंट कैरिंग वायर को मैं एक दूसरे के नजदीक रखूंगा तो वो आपस में एक फोर्स दिखाएंगे। उस फोर्स को अब हमें कुछ नाम, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली तो फोर्स है नहीं, ग्रेविटी की वजह से भी वो फोर्स नहीं है, तो इसका मतलब कोई एक नई फोर्स है। अच्छा, न्यूक्लियर फोर्स हो नहीं सकती क्योंकि वो तो शॉर्ट रेंज फोर्स है, और इतने भारी भरकम मास को कैसे अट्रैक्ट कर रहा है या कैसे उसको मूव करवा पा रहा है। सो दैट्स एन वेरी बिग चैलेंजिंग क्वेश्चन फॉर अस। तो क्वेश्चन ये आ गया कि यार अब ऐसी सिचुएशन में हम इसको कैसे डिफाइन करें। तो क्या हुआ कि इसके पास में हम लोग लेके आए एक मैग्नेट। क्या लेके आए? मैग्नेट। और देखा कि जो मैग्नेट थी ना, या जो मैग्नेटिक नीडल थी, कुछ भी ले आओ, नीडल ले आओ या मैग्नेट ले आओ, उसने डिफ्लेक्शन शो करी। और फिजिक्स इस बात को निर्धारित करती है क्लियर तरीके से कि अगर डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि अपने यही तो शब्दों का खेल है, यही तो फंस जाते हो तुम। एक बात बताओ, ये यहां है अपनी पोजीशन से, तो ये यहां भी हट गया। लेट्स सपोज ये यहां है, ये हट के यहां भी आ गया, ये भी तो पोजीशन से हटा है, बट क्या ये डिफ्लेक्शन है? फिर
मैं इसीलिए कह रहा हूं कि लैंग्वेज देखो, इसीलिए आप मेरी बात को मानो कि फिजिक्स में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों के साथ कि आपको वर्ड का एग्जैक्ट मतलब नहीं पता। आप मानते हो कि हिलना डुलना, अरे भैया हिलना डुलना तो शेकिंग भी होता है, तो डिफ्लेक्शन ही क्यों? डिफ्लेक्शन इस बात को बता रहा है कि वहां पर मोशन है और मोशन के साथ में वहां पर पाथ चेंज है, और हिलना डुलना आपको ये नहीं बता रहा कि मोशन है या नहीं है। सो डिफ्लेक्शन किस बात को शो करेगा? अब समझ में आ गया? तो कैसे होगा कि अगर मान लीजिए कि ऐसे अगर इस रास्ते से ये जा रहा है और मैं कहूं ये डिफ्लेक्शन है, तो ये यूं जाके और ये यूं घूम जाएगा, दैट इज डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब समझ में आ गई बात? क्लियर? अच्छा, न्यूटन का नियम आपको क्या बताता है कि फोर्स 3 काम करती है, एक्सेलरेशन करती है, रिटार्डेशन करती है और डायरेक्शन को बदलती है। तो अब इसकी डायरेक्शन बदली कि नहीं बदली? क्योंकि ये तो यहां जा रहा था और ये इधर चला गया चार्ज। अब दिक्कत ये आ गई कि ये जो इसकी दिशा परिवर्तन हुआ, तो इसका मतलब यहां एक फोर्स है, उस फोर्स को आइडेंटिफाई करा गया। दैट फोर्स इज नेम्ड एज लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स, हाँ, या मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंज फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स, कुछ भी नाम रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ हाँ, साइंटिस्ट का नाम है। बात समझ में आ गई ना? तो लॉरेंज नाम का इंसान था, इसने आकर के इसके बारे में कुछ बातें रखी थी। अब मैं आपको बताता हूं कि लॉरेंज फोर्स क्या होता है और क्या क्या हम लोग इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। देखो यार, बड़ा ही सिंप्लीफाइड सा एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। देखो, एक तो है ना फिजिक्स में, अपने दिमाग में ना ये बैठा लो कि फिजिक्स में जो लाइन होती है ना, कोई भी लाइन है, वो लाइन नहीं है, वो कोई किसी फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे तुम्हारे इस टी शर्ट के ऊपर ये क्या छपा हुआ है? फ्लावर्स। तो आपने इसको देख करके कैसे बोला, अच्छा ये कौन से वाले फ्लावर हैं? रोजेज। आपने पहचान लिया ना? क्यों? क्योंकि आपने इस पिक्चर को, इन लाइनों को रिप्रेजेंट, ये बेसिकली तो लाइन ही है ना, कर्व लाइन है सारी की सारी, इनकी इस रिप्रेजेंटेशन को आपने, आपके ब्रेन ने किसके किसके साथ कनेक्ट करा? एक फ्लावर के साथ। फिर और प्रिसाइजली पूछने पर आपने उसको फ्लावर में भी, फूलों में भी, सिर्फ किसके साथ? रोज के साथ। आपने इसको और तो कोई नाम नहीं दिया। इसी प्रकार से फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटी, आज तो यार गर्मी बहुत है, रोस्ट हो गया मामला पढ़ाते पढ़ाते, मजा नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि ये बोर्ड है ना, रेक्टेंगुलर शेप है, इस पे मान लीजिए, तो इस पे अगर मैं किसी भी एंगल पे, यहां पर मैंने रखी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ठीक है भाई, तो अब ये वर्टिकल नहीं है, ये लाइन नहीं है, आप इसको मान लीजिए कि जैसे अगर ये रूम है तो इसमें ऐसे करके फील्ड फ्लो कर रही है ऐसे, हाँ कैसे भी ले लो, मैंने ये वाला लिया है, ठीक है। और अब इस फील्ड में इसके थीटा एंगल पे एक चार्ज को फ्लो करवाया मैंने। अब आप इसका थीटा एंगल कैसे निर्धारित करोगे? ऐसे कर दो। लेकिन ये सारा मामला आप मान के चलो कि वर्टिकल प्लेन में भी हो सकता है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी हो सकता है। किस में हो सकता है? ये किसी में भी हो सकता है। अगर आप ये वर्टिकल में देख रहे हो तो मान लो कि फील्ड ऐसे आ रही थी, चार्ज यू जा रहा था, ठीक है। तो अब जब ये यहां पर अगर है वेलोसिटी वेक्टर है, उधर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, तो यहां तो क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, वेक्टर ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? बोलो, ए क्रॉस बी क्या होगा? ए बी साइन थीटा, और एन कैप वहां जिधर ये जाएगा, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी v है ये किसके पास है? Q के पास है। किसके पास है? Q के पास है।
किसके पास है ये? क्यू के पास है। ये वेलोसिटी v है, वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड b है। अगर आपको पता है कि यार क्रॉस प्रोडक्ट जहां लगता है, जिस प्लेन में दो वेक्टर होंगे उसका इफेक्ट उस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। यानी कि इसलिए मैंने कहा था ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं और ये वर्टिकल भी हो सकते हैं। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल टेबल है, इसके ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज ऐसे मूव कर रहे हैं तो वो फोर्स ऊपर लगेगी या नीचे लगेगी। अल्टीमेटली जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड से जाएगा, आप इमेजिन करना, जो मैं बोल रहा हूं अपने दिमाग में पिक्चर बनाना, मजा आ जाएगा एकदम से। कैसे? हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल, बात को समझना, उसमें हॉरिजॉन्टल में ही चार्ज फ्लो कर रहा है, प्रोटॉन, वेलोसिटी v से। लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के ना तो पैरेलल है ना एंटी पैरेलल है, इसके अलावा वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। इंटरसेक्ट करा ले, कुछ भी करा ले, 90 डिग्री कर ले, और भी अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो तुम लोग है ना इमेजिनेशन पर चलो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है ना सारा इमेजिनेशन का मामला है, इसीलिए मैं सारा का सारा जो गेम है ना वो दिमाग से चलेगा। इसको बोर्ड पे दिखाना, कागज पे दिखाना, वो इतना इफेक्टिव नहीं है। इस बात को समझना, जो मैं बोल रहा हूं ना वैसे वैसे तुम्हारे दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए। आपकी कॉपी है, कॉपी के ऊपर आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइनें बनी हुई हैं, है ना? इन लाइनों को मान लो मैग्नेटिक फील्ड बन गई। इस कॉपी के ये जो लाइनें हैं इसके 90 डिग्री पर, हाँ, इस पे मान लो कि चार्ज फ्लो कर रहा है, कर गया। अब इसका मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई कि ना तो पैरेलल है ना एंटी पैरेलल है, कोई एंगल है, एंगल मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए थीटा ले लिया 90, ठीक है। अब जब इसमें फोर्स लगेगी, जब इसमें फोर्स लगेगी तो चार्ज कहां मूव करेगा? या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अल्टीमेटली आपके पेज से ऊपर उठेगा या नीचे घुसेगा। अगर ऊपर उठेगा तो क्या बोलेंगे? अपवर्ड टू द प्लेन, और नीचे अगर जाएगा डाउनवर्ड टू द प्लेन। यही हमारा कॉन्सेप्ट क्रॉस प्रोडक्ट में चलता है, पूरे में, इस पूरे चैप्टर में क्रॉस प्रोडक्ट चलेगा। तो अब यहां पर मैं अगर इसको दिखाऊं तो फोर्स मुझे ऐसे दिखानी पड़ेगी, हो गया ना? तो अब वो तो कहानी लिख लोगे, कंसीडर ए चार्ज क्यू, कंसीडर ए चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी v, consider a charge q moving with velocity v, okay, having angle theta with magnetic field vector, और ये वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। तो भैया जो फोर्स आ जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स, वो आ जाएगी q v क्रॉस b, ठीक है, और ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा? क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो फोर्स 0, और अगर 180 डिग्री है तो भी, क्योंकि साइन 0, साइन 180 0, ठीक है। दोनों केस में जो मैग्नेटिक फोर्स है वो 0। अब सुन लो बात को, ये मैथमेटिकल भाषा, इसको फिजिकली समझ लो। अब क्या क्या मतलब है कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और एंटी पैरेलल चला, कहां चला? पैरेलल और एंटी पैरेलल चला, तो वो कोई भी फोर्स फील नहीं करेगा, उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। बात समझ में आ गई? तो अगर फोर्स फील करानी है तो चार्ज को एक ही कंडीशन पर हो गया, क्या? मैक्सिमम फोर्स के लिए आपको उसको 90 डिग्री पर लाना पड़ेगा, तो फोर्स हो जाएगी QVB, QVB, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1 हो चुकी है। क्या है? साइन थीटा की वैल्यू 1 हो चुकी है, FM की वैल्यू क्या हो गई? QVB। बात समझ में आ गई? अब देखो, अरे सुनो ना इधर यार, पहले इसको समझो, ये इतनी जल्दी समझ नहीं आता है, दिमाग में नहीं जाता है ये
याद हो जाता है, समझ नहीं आता है। फर्क समझना मेरी बात का, मैं क्या बोल रहा हूं। फिजिक्स की, मैग्नेटिज्म की, मैग्नेटिक इफेक्ट की, और ये चैप्टर ऐसा है भाई साहब, इसके सारे कॉन्सेप्ट अब अगले 4 चैप्टर में यूज होंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ने पिछले 3 चैप्टर में पीछा नहीं छोड़ा ना, करंट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड घुस गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में, ठीक है ना, पोटेंशियल के टर्म्स में। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां थी? कैपेसिटर में भी थी। इसी तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड भी पीछा नहीं छोड़ेगी, ठीक है। और बहुत तगड़े एनालिसिस आपके सामने रख रहा हूं, बात को समझो, क्योंकि ये मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट दुनिया याद कर लेती है, रट लेती है, समझ नहीं आती है। अब मैं अपनी बात का उदाहरण कैसे दे सकता हूं? देखो, नीट का पेपर हुआ था, मैंने क्या बोला था? 720 किसी के नहीं आएंगे। 700 से ऊपर पे मैंने क्या बोला था? रेयरेस्ट है, क्योंकि मैं ऑल इंडिया रैंक पे बात कर रहा था कि यार इम्पॉसिबल सा लग रहा है मुझे। बाकी अगर भाई कोई छुपा रुस्तम कहीं से निकल के आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। बट मैं अपनी उस बात पे भी 99% श्योर था, ठीक है। क्या हुआ? नहीं हुआ, आएंगे भी नहीं। और सुन लो, नीट में, जेई में और अब ऐसे क्वेश्चन आने लगे जो छोड़ने पड़ा करेंगे। आपको मैं रिजल्ट एनालिसिस दे रहा हूं, अकल लगाना। पिछली बार आपको पता है, पिछली बार 700 से ऊपर कितने बच्चे थे? पिछले बार 2024 में 720 वाले तो थे, मैं 700 से ऊपर पूछ रहा हूं। तकरीबन 1500 बच्चे थे, तकरीबन 1500 बच्चे थे। इस साल 601 से लेकर 686 के बीच में पता कितने बच्चे हैं? 1300। मतलब 120 नंबर पे सिस्टम खत्म कर दिया, औकात ही नहीं है नंबर लाने की। बात को समझना। अब इसका बेनिफिट पता क्या होगा? अब यार देखो, 700 से ऊपर 1300 बच्चे हैं यार। एम्स में भी वही गधा घोड़ा पहुंच रहा है, मौलाना में भी वही पहुंच रहा है, और किसी स्टेट के नॉर्मल से मेडिकल कॉलेज में भी बच्चा वही पहुंच रहा है। डिस्टिंग्विशन तो कुछ हुआ नहीं ना। अब औकात सामने आई है, जिसके 686 है वो पिछले साल के 720 वाले से कई गुना बेहतर है। बात को समझना सिस्टम को। और अब क्लियरिटी, अब है ना खुशी यार। 600 से ऊपर पूरे ऑल इंडिया में 1300 बच्चे, औकात आ गई ना सिस्टम। पिछली बार तो 620 पे 610 पे सीट ही नहीं थी। इस बार इंडिया के टॉप कॉलेजेस नहीं भर रहे 600 वालों से, 500 वालों तक पहुंचना पड़ गया, समझे। और अब यही पैटर्न फॉलो होगा। आपको मैं ये लिख के दे सकता हूं, आज के बाद से अगर पेपर में हेरा फेरी होती है, एनटी अगर कुछ भी कर जाए तो मैं नहीं कह सकता, बट अब से 5 सवाल ऐसे आएंगे फिजिक्स में जो होंगे ही नहीं। 5, 45 में से 5। अब बच्चों का टारगेट होगा 30-35 सवाल फिजिक्स के हो जाए तो टॉपर है, ठीक है। इस बात को समझना। तो काफी सारे जो है ना लोग बाग ऐसे सोचते हैं, बोलते हैं कि यार वी कैन डू दिस दैट, ना होना है, ठीक है। और ऐसे ही सीबीएसई का भी सिस्टम है, द सेम वे सीबीएसई का सिस्टम है। बात को समझना। चलो अब आगे चलते हैं। तो सीबीएसई के सिस्टम पर क्या है कि थीटा की 90 की वैल्यू है यहां पर, अब इसमें ये 0 की वैल्यू है। ये बातें आपको समझने के लिए एक बात मैं बताऊं, सारी दुनिया टोटल आईआईटी की, एनआईटी की, सब कुछ सीट मिला मिलू के जो जोसा काउंसलिंग है, ज्वाइंट सीट एलोकेशन सिस्टम जो है, पता आपको जो इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस सारे जोड़ जाड़ के कितनी सीट है इस साल? 62,000, 62,000 बस। जो टॉप कॉलेजेस है, दोज आर A+ ग्रेडिंग रैंकिंग, जिसमें सारी आईआईटी जोड़ लो, ठीक है, और एनआईटी जोड़ लो, NIIT जोड़ लो, ठीक है, IISc को भी निकाल लाओ,
ऐसे इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूं मैं। ऑल इंडिया 62,000 है। ऑल इंडिया मेडिकल सीटें कितनी है? 1 लाख समथिंग। टोटल सीट कितनी हो गई जेई को और ये सब जोड़ जाड़ करके कितना हो गया? 2 लाख भी टच नहीं हो रहा। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? मोर देन 20 लाख। मोर देन, सबको जोड़ दे तो अगर 20 में से 18 लाख तो तय है, 20 में से 18 लाख तो तय है कि ये भैया ये तो नहीं जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि अब वो मारे जाएंगे, जिंदगी तो उनसे भी है, और गारंटी थोड़ी है कि वो जो 2 लाख जो टॉपर गए हैं, ये 18 में से कोई उनको लाइफ में बीट नहीं कर सकता। लाइफ इन एग्जाम पर नहीं है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि जो टीचर तुम्हारे को ये कहे कि यार ये IIT JEE नीट, वो सिर्फ अपने फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए तुम्हें एज ए स्टूडेंट यूज कर रहा है, ये बात समझ लो। वो तुम्हारे को एजुकेशन नहीं दे रहा, वो तुम्हारे को कैरियर नहीं दे रहा, वो अपना कैरियर बनाने में मस्त है। और इस बात को जिस दिन तुम समझ जाओगे उस दिन तुम अपना कैरियर बना लोगे। बात समझ में आ गई? तो अक्लमंदी के साथ चलना और साइंस को समझना है। हर टॉप प्रोफेसर यही बात बोलेगा आपको कि साइंस को समझो भाई, ये PCM और IIT न्यूमेरिकल पे कुछ नहीं है। बेवकूफ थोड़ी है वो लोग। ठीक है यार, एक बात बताओ, मैं तुम्हें ये कहता हूं, तुम लोग तो दिल्ली में बैठे हो, मैं भी दिल्ली में हूं। तुमने BSc करी, MSc करी, मैं तुम्हें एक कैरियर ऑप्शन दे रहा हूं जिसका कोई जिक्र नहीं होता धरती पे। BSc करी, MSc करी, B.Ed कर ली, एंड यू बिकम ए TGT साइंस, PGT साइंस। मतलब आप किसी दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में, KV में या सर्वोदय में, वो, और वहां पर तुम एक PGT लेवल पे सिलेक्ट होते हो। आपकी सैलरी क्या है? लाख से ऊपर। लाख से ऊपर होती है, ठीक है, लाख रुपए से ऊपर सैलरी भाई एक गवर्नमेंट टीचर की 80-85 हजार। ठीक है, और अब ये जो नया स्केल आएगा इसमें तो बहुत जाएगी सैलरी, 1.25 और 1.5 के बीच पहुंचेगी पर मंथ। पागल हो गया तुम? अरे बेवकूफ, पता ही नहीं तुम्हें। कभी किसी ने बोला है कि ये भी एक कैरियर ऑप्शन है? लेकिन वहां पर टीचर कौन बन सकता है? जो आज 12वीं में सब्जेक्ट को समझ रहा है। भैया KV तो और खुलेंगे धरती पे, सर्वोदय और खुलेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल और खुलेंगे, ITI खुलेंगी, टीचर सही है। अरे तुम ही तो जाओगे, हमारा तो हो लिया सिस्टम पूरा। और सुनो, लाख रुपए सैलरी है ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक बात और समझो मेरी, वर्किंग आवर्स कितने हैं? अरे शाम को तो प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पे बैठे होते हैं, प्लॉट बेच रहे होते हैं, ये या खुद का कोई इंस्टीट्यूट रन कर रहा होता है। लाख रुपए तो वो है जिसपे वो टैक्स दे रहे हैं, फिर उसके बाद जो बिना टैक्स का पैसा कमाएंगे दूसरे धंधे से, क्योंकि स्कूल तो 2:30 बजे खत्म है। अरे यार, तुम मेरी बात को चैलेंज देने के लिए हो या मेरी बात से कुछ सीखने के लिए हो? पहले तो ये बताओ। आप कह रहे हो सर स्कूल आवर्स के बाद भी बुलाते हैं, चलो कितने घंटे? नहीं, मैंने पूछा कितने घंटे, आवर्स में बात करो। 1-2 घंटे। आप है ना, मुझे अपने आसपास में, आप अपने स्कूल में भी, इंक्लूडिंग यूर स्कूल, अगर आपके स्कूल की छुट्टी 2 बजे हो गई ना और आप 2 घंटे कह रहे हो, मैं उसको 3:30 कह रहा हूं, और मैं 1 घंटा कह रहा हूं 3 बजे। अगर 2 बजे तुम्हारी छुट्टी हो गई, 3-5 पे स्कूल पे जाके देख लेना, अगर कोई मिल जाए तो मन के वहम दूर हो जाएंगे। विदिन 30 मिनट्स छुट्टी होने के बाद सिर्फ 30 मिनट का ही टाइम होता है, और वो भी ये होता है कि रजिस्टर वाइंड अप और जो और काम है, हाँ बस। लेकिन फिर भी आप ये मान के चलो, सुबह कितने बजे का स्कूल है? 7 बजे। टाइम कितना है शाम का? 2:30-3 बजे। मैं कह रहा हूँ 3:30-4 बजे। यार आधा दिन है, बस आधा दिन। रात के 10 बजे से लेकर के और शाम के, कितना कैरियर है, कितना पैसा है। ठीक है, और इवनिंग वाले तो दोपहर को जाते हैं नवाब की तरह, 12:30 बजे स्कूल पहुंचते हैं और 7 बजे वापस आ जाते हैं।
तो ये तो यार तुम लोग अभी वहां सोच रहे हो, मैंने तुम्हें कैरियर दे रहा हूं, मैं तुम्हें साइंस की फील्ड का, ये तो एक है। इसके अलावा चलो गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, ठीक है, आप किसी भी अच्छे संस्थान के साथ अगर आप जुड़ते हैं, देखो टैलेंट तो चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, रटे हुए को, जैसे अब ये स्कूल हो गए, डीपीएस की चेन हो गई, ठीक है, जीडी गोइंका हो गए, और भी बहुत सारे स्कूल है। मैं ये नहीं कहता कि वो उनकी हर बराज, क्योंकि अब उन्होंने भी उसमें गड़बड़ घोटाले होने लगे, बट दैट्स नॉट द पॉइंट टू बी, वहां में अगर ना जाए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन उसके बावजूद भी देयर आर मेनी स्कूल्स हु पे यू अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड द वर्किंग आवर्स मैक्सिमम बाय 4 PM इवनिंग फ्री। 4 बजे के बाद कोई स्कूल रखी नहीं, प्रिंसिपल ही दुखी हो लेगा, कितने दिन बैठेगा वहां, कुछ काम ही नहीं है। तो ये चीज होती है। देखो कैरियर तो बहुत है हर जगह पर। आप एम्स में नर्सिंग में चले गए, आपको पता है एक एम्स की नर्स की सैलरी क्या होती है? नहीं पता ना? पता कर लेना, है लाख रुपए से ऊपर। यार नई ज्वाइनिंग में तो अगर जैसे वो वहां से उन्होंने नर्सिंग करी और उन्होंने उसी संस्थान को चुना है, और अगर वो जो है उसमें अब चले गए, क्योंकि वहां पर भी तो वो डिपेंड करता है ना कि कहाँ किस तरीके से, किस पोस्ट पर, किस डिपार्टमेंट में, हर एक फैक्टर होता है, वो बड़ा अंदर का मामला हो जाता है। बट मोर और लेस वहां पर भी अगर आप देखोगे तो 70-80 हज़ार रुपये स्टार्टिंग सैलरी होती है, 70-80,000, एंड विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 2-3 years यू विल क्रॉस ₹1 लाख। आज की डेट में भाई साहब मैं कह सकता हूँ तुम्हारे बहुत सारे बच्चे हो गए तो पूरी फैमिली की इनकम नहीं है लाख रुपए महीना। तुम कहाँ गणित जोड़ रहे हो? अपने घर की इनकम को जोड़ लेना तुम, मोटे तौर पे तो अंदाजा लग ही जाएगा। तुम्हारी घर की सैलरी, घर की इनकम लाख रुपए अगर महीने की बनती है, क्योंकि फिर उसके बाद टैक्स, परिवार और बहुत कुछ जुड़ जाता है ना, तुम अपना अंदाजा लगा लो द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इसलिए जो है ना बाजारवाद में मत फंसो। एनीवे बात करते हैं आगे। तो थीटा हो गया 90, थीटा हो गया 0, 180, ठीक है भाई। अब मैं तुम्हारे को एक और देखो डेप्थ एनालिसिस देता हूं और तुम्हें मजा ही आ जाएगा। तुम बोलोगे कि सर बहुत चक्का कर दिया, पूरे यूट्यूब पे मैं रिकॉर्डिंग पे डाल रहा हूं, अगर एक भी टीचर ने ऐसे बात कर रखी हो तो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स बाय चार्ज, फोर्स बाय, सही बात है। यहां पर मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स बाय मैग्नेटिक फोर्स बाय चार्ज मल्टीप्लाई वेलोसिटी। इस फॉर्मूले से देख अब दो बातों के डेप्थ एनालिसिस पता लगेगा। Force experienced per unit charge is also the electric field. Force experienced per unit charge when moving with velocity v is magnetic field. तो hence conclusion ये आ गया ना इस फॉर्मूले से कि वेलोसिटी का होना आवश्यक है। अगर इसको जीरो कर दोगे ये तो खत्म, इसको जीरो कर दिया सब खत्म, यानी कि ये सब होना आवश्यक है। ये यूनिट वैल्यू चलेगी यहां पर। क्लैरिटी मिल गई ना? देखो कि इतना बस आपको दे दिया, यानी कि फोर्स बाय चार्ज दोनों फील्ड में एग्जिस्ट करती है, बस इसमें ये नया जुड़ता है, ठीक है। ऐसे ही नहीं फिजिक्स समझी जाती। अब देखो अगर मैं ये कह दूं कि चार्ज 1 यूनिट है, चार्ज 1 कूलम है, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, मैं स्टैंडर्ड वैल्यू ले लेता हूं मैग्नेटिक फील्ड बराबर मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि अब ये बात जो है ना मैग्नीट्यूड की टर्म्स में आ गई कि जितनी आप फोर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे फील करने की उतनी ही उसकी क्या आ गई, ठीक है। अब यूनिट बना लेते हैं। क्या बनाए? यूनिट बनाते हैं। ये क्या है? फोर्स। इसकी यूनिट क्या होती है? पक्का है? चलो तो B की वैल्यू है Fm/qv, ठीक है। ओके, फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन।
चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम। वेलोसिटी क्या है? मीटर पर सेकंड। ओके जी। कूलम की यूनिट करंट की टर्म्स में क्या होगी? अरे अभी कह रहे थे ना, मैंने कहा चलो तुमसे ही पूछ लेते हैं। Q बराबर IT। IT क्या हो गया? एम्पियर। पक्का? यहां डाल दो न्यूटन बाय एम्पियर सेकंड मीटर पर सेकंड। सेकंड सेकंड उठ गया, 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर बन गया। क्या बन गया ये? इस बात को कैसे डिफाइन करोगे? परिभाषित करके बताओ इसको। अगर मैं इसको एक परिभाषा दूं, ये तो मैंने लिख दिया 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, ये तो याद हो गया, बट समझ तो जब आएगी ना जिस दिन हिंदी में बोल के बता पाऊंगा। कैसे पता लगेगा फिजिक्स समझ में आई है या फिजिक्स याद हुई है? जब टेक्निकल भाषा को, फिजिक्स की भाषा को अपनी लोकल बोली में गाली के रूप में दे पाओ, मान लेना समझ गए। और जब तक ट्रांसलेशन तुम्हारा दिमाग नहीं कर पा रहा और तुम रटी रटाई किताब की बात बोल रहे हो, तो मान लो तुमने बस उसको याद करा है। जस्ट लाइक ए फोन नंबर ऑफ योर पसंदीदा लड़का, पसंदीदा लड़की, है ना? क्या होता है बोलो? हाँ तू बताइए बेटा। अरे देखो ये अंडरस्टैंडिंग पे बात कर रहा हूं भाई मैं। ऐसी गर्मी में, जून के महीने में देखो रोस्ट हो रहा हूं, इतना पसीना आ रहा है, तुम्हें क्या बताऊं कहां कहां से आ रहा है। चेहरे पे दिख रहा है? हाँ बोलो। नहीं हुआ ना डिफाइन? नहीं हुआ ना? बस ये मान लो कि यही अटकाव है जहां पर तुम लोग समझ में और याद में फर्क है, और तुम्हें यह रट चुका है। और भाई साहब ये जो परिभाषा है ना, ये एक ऐसे नाम को देगी जिसको तुम जानते हो और बहुत फैसिनेटिंग हो उस नाम से, बहुत फैसिनेशन है उस नाम से तुम्हारे में। अभी बता रहा हूं, इसको बोलते हैं कि अगर वायर में 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, अगर वायर में 1 एम्पियर का करंट जा रहा है और उसके नजदीक में एक चार्ज क्यू फ्लो कर रहा है, क्यू वो भी तो जाएगा ना चार्ज, क्योंकि चार्ज को वेलोसिटी से भी होना। तो अगर वो जो चार्ज है वो पर मीटर चलने पर 1 न्यूटन का फोर्स अगर वो लगातार फील कर रहा है, अब समझ में आ गई? एक चार्ज है या नहीं है? चार्ज क्यों नहीं है यार? ये देखो ना, ये चार्ज तो है ना। इसको तो मैंने यहां पर, इसको कूलम को एम्पियर सेकंड में डाल करके मैं यहां ले आया, बट ये फंडामेंटली तो यही है ना। अगर ये नहीं होगा तो ये तो सब खत्म हो जाएगा। तो आपको परिभाषा तो यहीं पे देनी पड़ेगी, ये तो कन्वर्जन है। अरे भाई एक बात बताओ, तुमने गाजर का हलवा बनाया, तो गाजर का हलवा जो बन गया उसका जो टेस्ट है और जो उसके इंग्रेडिएंट्स का टेस्ट है सेम है? अलग है ना? दूध को अलग लो, गाजर को अलग लो, घी को अलग लो, सबको अलग लो और एक एक चम्मच खा लो, क्या आपको वही फील आएगा? तो ये तो वो है कि फाइनल प्रोडक्ट है, ये तो खूब पकाया गया है, बट फंडामेंटल तो यही है ना। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि गाजर का हलवा कैसे बनेगा, तो आप यहां पर आके बात करोगे या यहां बात करोगे? यहीं पे बात करोगे ना। आपकी मम्मी ने आपको खाना बनाना सिखाया, रसोई के जब तुम्हारे को वो लक्षण दे रहे हैं कि छोरी तू ये कर लिया कर, वो कर लिया कर, तो वो तुम्हें फंडामेंटल बताते हैं या बना के रख दिया बस वही हो गया? इसलिए अकल लगाओ कि आपको हर जगह पे हर बात के फंडामेंटल में घुसना है। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ कि अगर एक चार्ज चल रहा है, एक चार्ज के पास तो मोशन होना चाहिए। अब जब चार्ज होगा और मोशन में होगा तो करंट भी होगा। लॉजिकल बात कर लो ना यार। तो अब आप ये बात मान के चलो यहां से कि अगर 1 एम्पियर
प्रति एम्पियर, इसको अगर मैं और आसानी से आपको रख दूं, प्रति एम्पियर और प्रति मीटर चलने पर, प्रति एम्पियर प्रति मीटर चलने पर अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगातार लगे जा रहा है हर मीटर के ऊपर, ऐसा नहीं है कि वो कम हो जाएगा। क्या बात समझे? प्रति एम्पियर, हाँ प्रति मीटर, हाँ पर 1 न्यूटन फोर्स लगातार लग रहा है, हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी बनेगी? 1 टेस्ला। आ गया ना फैसिनेशन? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 टेस्ला। इलोन मस्क की टेस्ला नहीं है, वो तो कमर्शियल नाम है। ये टेस्ला तो, अच्छा देखो, इतने सारे साइंटिस्ट हुए हैं फिजिक्स में, आप थोड़ा फिजिक्स का लिटरेचर पढ़ेंगे ना, हर साइंटिस्ट का कुछ ना कुछ बड़ा तगड़ा योगदान रहा है जीवन में। लेकिन मैं पर्सनली निकोलस टेस्ला को बहुत पसंद करता हूँ, जितना मैंने इनके जीवन के बारे में पढ़ा जाना वो सब है। आइंस्टाइन ठीक है यार, वो तो एक, आइंस्टाइन कैसे हिट हुआ है? हर इंसान का अपना काम है, ऐसा नहीं है कि आइंस्टाइन ने जो किया है वो औरों ने नहीं किया या उनका काम कम था। बट टेस्ला जो है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर बहुत अच्छा इंसान था, और आइंस्टाइन जो है वो बिजनेसमैन बहुत अच्छा था। तो बिजनेसमैन और एक अच्छा इंसान, दो अलग अलग परिभाषाएं होती है। तो मैंने इंसान के रूप में बोला कि टेस्ला इज फार बेटर, ठीक है ना? तो ये होता है एक टेस्ला की कहानी। ये तो लिख लिया होगा, है? नहीं लिखा था? ओ तो भाई अब तो तू बैठा रहे फिर, ठीक है। अब इसके डायमेंशन लिख दे, mt-2 a-1, ये इसके डायमेंशन हो जाएंगे भाई, mt-2 a-1, ठीक है। और इसकी जो सीजीएस यूनिट होगी ना, 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला बन जाएगी। 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, ओके, जल्दी लिखो इसको यार। चलो अब इसमें डेफिनेशन लिख लो फिर एक टेस्ला की। 1 टेस्ला इज डिफाइंड एज, 1 टेस्ला इज डिफाइंड एज, डिफाइंड एज, अगली लाइन में लिखो, इफ ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, if a force of 1 Newton is exerting, force of 1 Newton on a is exerting on a conductor of 1 meter length, carrying a current of 1 ampere, carrying a current of 1 ampere, held perpendicular to field, held perpendicular to field is called 1 टेस्ला। बात समझ आ गई? क्या है एक टेस्ला? क्या है? एक्सर्ट को हिंदी में बोलो। हाँ, लगेगी। हाँ, हिंदी में बोलो इसको। 1 न्यूटन फोर्स जब एक कंडक्टर के ऊपर लगे जिसकी लंबाई 1 मीटर हो और वो मैग्नेटिक फील्ड में, उस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हो और कंडक्टर में करंट 1 एम्पियर फ्लो हो रहा हो, तो वो मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला स्ट्रेंथ की है। ठीक है, और इसी बात को मैं अभी क्या बोल रहा था कि पर एम्पियर पर मीटर, मैंने कहा प्रति एम्पियर की दर से, मतलब 1 एम्पियर की दर से अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है और पर मीटर लेंथ पर अगर 1 न्यूटन फोर्स फील हो रही है, तो उसमें हम बोल देंगे
कि 1 टेस्ला हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? दोनों तरीके बता दिए मैंने, इसका भी और वो वाला भी। न्यूटन से भी स्टार्ट करके बता दिया और एम्पियर से भी स्टार्ट करके बता। शब्दों का हेरफेर है, बाकी मामला सब सेम है। अच्छा, 1 टेस्ला जो है ना वो काफी बड़ी यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है? और ये याद होनी चाहिए क्या है, और ये वाला एनालिसिस दिमाग में बैठा लो, ठीक है? मैं ऐसे कैसे बैठ गया, अभी क्वेश्चन करूंगा जब पता लग जाएगा। मैं बैठ गया, एक कॉन्फिडेंस देख इस इंसान का। बेटा हम अगर इसको साल में 2 बार ना पढ़ाए ना, ठीक है, 2 बार ना पढ़ाए, मैं कहता हूं कि हम ही क्रोनोलॉजी भूल जाते हैं। सच बता रहा हूं मैं, ऐसा कोई दुनिया का कोई टीचर नहीं जो पूरी 11th 12th की फिजिक्स को अगर हर साल लगातार वे में अगर नहीं पढ़ा रहा है, वो उसको एट रैंडम उठाओ और वो कह दे कि मैं ये सब यहां से चालू हो जाएगा मामला। भाई साहब, समय के साथ आपको अपग्रेडेशन लानी पड़ेगी। कारण है क्वेश्चन बैंक चेंज हो रहा है। कैसे टीचर पुराने रटे हुए तरीके पे चला पढ़ा देगा? हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन बैंक चेंज हो रहा है तो आपको अपना तरीका बदलना पड़ेगा, और तरीका बदलने के लिए जो है मेहनत। तो इसीलिए ये जो सारी चीजें हैं ना, ये आज के जमाने में जब से ये YouTube आया है भाई साहब, इसके ऊपर तो बवाल मचा हुआ है। देखो मैं आपको बताता हूं, आपने ना 2 तरीके की रील देखोगे। कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो जब नए नए एडमिशन हो रहे होते हैं ना, वो उनका एक ग्रैंड मीटअप रखते हैं। देखे होगे तुमने, बड़ा स्टेडियम बुक कर देंगे, वहां बच्चों को बैठाएंगे। बेसिकली वो एक ब्रेन वॉश टेक्नोलॉजी है। वहां पर बच्चों का और उनके माँ बाप का दिमाग एकदम से चकाचक साफ कर दिया जाता है। क्योंकि हम तो इस फील्ड से हैं यार, देखो हमें तो ये पता होगा कि इस इवेंट का साइको एनालिसिस क्या क्रिएट होगा। एक वो डोपामाइन रिलीज कर देता है बच्चों को, और वहां पर क्या होता है, इंस्टीट्यूट अपने ताकत का प्रदर्शन मारता है। ठीक है, ताकत का प्रदर्शन, हमने ये कर दिया, हमारे ये टीचर है, द बेस्ट टीचर है। यार तुमने कभी हार्वर्ड के, MIT के, IIT के प्रोफेसर्स को देखा है ऐसे, हम ये और हम वो? तो मान लो ना, जो ज्यादा मैं करे, ताकत दिखाए, तो उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी है। जिसको बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो एक तरफ सोना रखा है और एक तरफ लोहा रखा है। लोहा ज्यादा बजता है, सोने की आवाज इतनी जल्दी नहीं आती। मानते हो बात को? तो हमेशा ना इस चीज को, अच्छा फिर उसके बाद तुम देखोगे कि आजकल जो है ना कुछ ऐसे, अब देखो ब्रेन वॉश का तरीका, अब वहां पर बच्चों को बुलाया, वो दिखाया, वहां पर कौन से बच्चों के माँ बाप का ब्रेन वॉश करा गया? जो अमीर थे, पैसे वाले थे, क्योंकि अफोर्ड तो वही कर पाएंगे ना वहां पर। अब रह गए दूसरे बच्चे, इमोशनल, गरीब, जो अपने आप को कहते हैं मैं तो बहुत गरीबी से पढ़ा लिखा हूं, है, मैं तो स्टेशन पे बैठ के पढ़ता था। ऐसे भी तो हिंदुस्तान में प्राणी है ना, जो अपनी अवस्थाओं को और अपनी चीजों को इमोशंस में डालते हैं कि तुम्हें नहीं पता कितने दुख दर्द है भैया, सबके हैं, हमारे भी हैं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं है। बट अपने दुखों को बड़ा बताना ये तो माँ बेवकूफी है, क्योंकि मृत्यु लोक में आए हो, कलयुग में जन्म लिया है, तो दुख ना हो ऐसा हो ना सकता। लेकिन दुखों का, इमोशंस का पहाड़ क्रिएट कर देना, ये वो लोग बहुत अच्छा से करते हैं जो कि फाइनेंशियली थोड़े से कमजोर रह जाते हैं। मानते हो बात को? है ना, एकदम से गरीबी पर आते हैं, एकदम से गरीबी पर आते हैं, क्योंकि सेंटिमेंटल जुड़ जाते हैं ना इंसान के। देखो गरीब है, अत्याचार हो रहा है, जैसे कि हिटलर हम ही हो या कोई और हो, लेकिन वो अब, अच्छा ऐसे लोग क्या होते हैं, इमोशनल होते हैं। इन लोगों के ब्रेन वॉश को करने के लिए देखो क्या करा जाता है। आपने देखा होगा ना कि कोई बड़े इंस्टीट्यूट का मालिक है, वो ऐसे किसी बच्चे ने नीट क्लियर कर लिया या जेई क्लियर हो गई उसकी, नहीं, उसके घर बैठ के खाना खा रहा है। ई का है, ये किससे बना है, ये क्या चीज है, समझो इसको, ये क्या है? ये है गरीब के जितने भी विद्यार्थी हैं, छोड़ूंगा उसको भी नहीं, 1999 तो उनसे भी लूंगा। समझे ना बात को? भाई ऑनलाइन है,
ऐप है, सब कुछ है, बस मेरी ओर से तुम भाड़ में जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तुमसे इमोशनल कनेक्ट करूंगा, और फिर तुम्हारे, अगर मैं एक गांव में आ गया तो अड़ोस पड़ोस के 10 गांव में बात फैल जाएगी। यहाँ आए थे, इतने बड़े आदमी थे, घर पे खाना खाए थे, है ना? हाँ, देखो गरीब के घर खाना खाया, बहुत देवता समान हो गए 1 मिनट में। बहुत जल्दी मान जाते हैं कि इतने बड़े सर ना हमारे खाना तो वो तब भी खाता था जब उसका काम ही था। अरे भैया, हर कोई किसी के भरोसे नहीं रहता। मैं क्या कह रहा हूं कि दुनिया देखो टीचिंग कितनी निर्दयी हो चुकी है कि गरीब का एक्सप्लॉयटेशन उसके घर जाके उसी का खा करके हो रहा है और उसको पता भी नहीं लग रहा है। हद यहां पर देखो देश में, क्योंकि 1965 से तो इंदिरा गांधी करती रह गई गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, आज तक तो हटी नहीं। आज तक तो हटी नहीं, और मान लो जिस देश से रफ्तार चल रहा है अगले 50 में भी नहीं हटनी। भाई 50, अगले 50 साल में तुम्हारी उम्र कितनी? 68, 70, 65 प्लस हो लोगे तुम लोग। तो जब तक मैं तुम्हें ये दे रहा हूं कि जब तक तुम ही सीनियर सिटीजन हो जाओगे देश से गरीबी नहीं हटेगी। तो मान लो, लेकिन गरीब का इस्तेमाल पहले भी हो रहा था, आज भी, और सारी उम्र होगा, लेकिन तरीके बदलते रहेंगे, तरीके बदलते रहेंगे भाई, क्योंकि गरीब इंसान को अपने इमोशंस छोड़ने पड़ेंगे। उसका एक्सप्लॉयटेशन उस दिन होना बंद होगा जिस दिन वो इमोशनल होकर के छोड़ना सोचना छोड़ेगा और वो वैचारिक होकर के विचार करके, क्योंकि अकल तो सब में बराबर है ना भाई, दिमाग तो सबका बराबर है, फंस तो हम वहीं जाते हैं जहां इमोशंस में फंस गए। जिस दिन अगर उन्होंने ये दिमाग लगा लिया कि यार ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, हमारे दादा भी गरीब थे, हमारे बाप गरीब रह गए और हम भी गरीब रह गए, इसका मतलब सिस्टम हमारा फायदा उठा रहा है, बोला अब जो आया उसको मारो जूते। ठीक है, हाँ अच्छा, ये गरीब क्या होता है ना, ये खुश भी हो जाते हैं, कोई आया उसको 1100 रुपए दे गया और वो तो भगवान हो गया 1 मिनट में 1100 रुपए। सही बात है, पौवा पकड़ा जाए, है तो ऐसा ही होता है भाई। ये इसलिए ये बातें मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, रीजन समझो कि यार अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, नहीं तो तुम, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे परिवार को, इस देश के पूंजीपति वर्ग के लोग तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन, तुम्हारा शोषण करने के लिए, तुम्हारे इमोशंस का खिलवाड़ करने के लिए तैयार बैठे हैं अपने फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए। ठीक है, चलो लॉरेंस फोर्स। नहीं तो यार एक बात बताओ, ऐसे किसी के घर जाना, वीडियो बनाना, देखो भाई नाम मत लो, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड चल रहा है मामला, देखो नाम नहीं यार, वो होगा तो कुछ नहीं, मेरा तो क्या ही बिगाड़ लेंगे, मैं तो खुला शेर हूं। पूछो कैसे? जिस कोर्ट से राम मंदिर बन सकता है ऐसे लोगों का तो मैं 1 मिनट में हिसाब कर लूं। ठीक है, तो वो तो मुझे पता है तरीके, लेकिन बात ये है ना कि क्यों जीवन में समस्याएं और बढ़ानी, पहले ही कम थोड़े ही है। हाँ तो क्या कह रहे थे, आपके घर एक आया था तो फिर क्या करा था? बता रहे थे कि अगर आप हमारे वो लोगे तो आपको टैबलेट मिलेगा, बैग मिलेगा से। हाँ, और वहाँ की लाइव क्लासेस होंगी, प्रैक्टिकल भी आपको कराया जाएगा। हाँ, और पिक्चर के रूप में आपको समझाया जाएगा। हाँ, फैकल्टी बहुत ही अच्छी है। हाँ, बेस्ट वर्ल्ड टीचर्स मिलेंगे आपको। अगर आपको ऑनलाइन रहना है तो आपको एक टैबलेट भी मिलेगा जो कि आप फ्री में कर सकते हो। एक बात बताओ, अरे ये एक वर्ड जानते हैं ना, फ्री, ये एक वर्ड है फ्री। ये भाई साहब फ्री के नाम पे आपको चेप जाएंगे, क्योंकि पैसे की मूवमेंट तो लास्ट में करेंगे। ये पहले आपको 10 चीजें फ्री देंगे, फिर उन सभी चीज की कॉस्ट एक चीज में जोड़ करके बस उसके पैसे ले लेंगे, इंक्लूडेड 10 होंगे। जैसे कहते हैं ईमेल पे आएगा, मतलब आपको जो है ना कच्चा बनियान जुराब खरीदेंगे लेकिन पैंट शर्ट के पैसे लेंगे। अब दिक्कत यहां पर है कि पैंट शर्ट बिना कच्चे बनियान के यूजलेस, ईमेल पे आएगा। सोच के देखो, अब यार बिना कच्चे के पैंट नहीं पहनी जा सकती और पैंट के बगैर कच्चा नहीं। दिक्कत यहां है, तो कच्चा फ्री कर दिया या पैंट फ्री कर दी तो कच्चे के पैसे ले लिए। अब समझ गए गेम?
अब बनियान और शर्ट तुम्हें दो चीज बेच रहे हैं, अकेली बनियान पहन के कहां घूमोगे? और भाई इतनी गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, ठीक है, शर्ट पहननी है तो उसके नीचे बनियान भी पहननी है, क्योंकि कॉटन का चाहिए कपड़ा एक, ताकि स्मूथ रहे स्किन के लिए, रेस्पिरेशन और प्रेस्पिरेशन अच्छा चलता रहे बॉडी के सेल्स का, कॉटन का कपड़ा चाहिए। अब तुम दोनों में से अगर आपको एक फ्री कर दिया और एक की कीमत ले ली, तो यार तुम मान लो ना कि सभी कुछ की कीमत तुमने ही दी है, लेकिन मानती नहीं ना तुम। तो अरे फ्री देंगे तो वो बर्बाद ना हो जाएंगे? वो दुबई में 1500 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद के बैठा है जिसका तुम नाम ले रही हो, वो फ्री दे करके 1500 करोड़ की प्रॉपर्टी लेकर के आज अपना मौज मौज मार रहा है, बोला कोई टेंशन नहीं होगी, लाइफ सेटल। बोला अब हर साल अगर हर महीने अगर 50 लाख भी खर्च होंगे तो साल में 6 करोड़, साल में 6 करोड़, 10 साल में कितने? 60 करोड़, 20 में कितने? 120 करोड़। अरे मैटर तो 1500 करोड़ का है, मतलब हर महीने 50 लाख भी खर्चेगा तो भाड़ में गया सब कुछ। बोला मैं, मेरी जिंदगी पूरी और मेरे औलाद की पूरी, उसके बाद पता नहीं होंगे या नहीं। इस गणित है बेटा, ये सिंपल सा गणित है, कैलकुलेशन कर लिया करो। लॉरेंज फोर्स, अब बात करता हूं लॉरेंज फोर्स। देखो अगर एक चार्ज, व्हेन ए चार्ज क्यू एंटर इन रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए एक चार्ज क्यू है, वो एक ऐसे रीजन में एंटर कर रहा है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगी उस फोर्स का नाम लॉरेंज फोर्स है। तो उसके ऊपर जो टोटल फोर्स लग रही है, हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फोर्स, दोनों जुड़ गई लॉरेंज फोर्स। इसीलिए अब तुम्हें समझ में आया कि पिछले वाले में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्यों कंपेयर कर रहा था, बिकॉज ये टॉपिक है। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी हो गई? QE। मैग्नेटिक फोर्स कितनी हो गई? QVB। क्यों? क्योंकि मैं उसको परपेंडिकुलर लेके चल रहा हूं मैक्सिमम फोर्स के लिए। तो भैया अब जो F नेट हो जाएगी वो क्या हो गई? FE प्लस FM। E कितना है? QE प्लस QVB, ठीक है। तो नया है, शर्म आनी चाहिए तुझे। मतलब हद नहीं हो रही है यार। QE प्लस QVB मैं कर रहा हूं तो ये कॉमन ले रही Q स्क्वायर, हद। बेटा मोमोज खाने छोड़ दे, और फ्री के तो खाने छोड़ दे नहीं तो बुद्धि ऐसे ही खराब होगी, ठीक है जी। ये तू समझ गई है ना? तेरे भाव बता रहे थे। नहीं, मैं ये कह रहा था कि देखो तुम, हालांकि तुम ऐसे नहीं हो, तुम्हारे विचार अलग हैं और अच्छी बात है, लेकिन आप ये बात मेरी एग्री करोगे ना कि लड़कियां फ्री में मोमोज खा सकती हैं? बस तो फिर खुद हाँ भी बोल रही हो तो मैंने तो आपको ये बात पहले बोल दी ना कि आपके विचार अलग है। ये बात तो मैंने आपको पहले बोल दी। क्या मैं अपने बच्चों को नहीं जानता? और या फिर मेरी उतनी दूरदृष्टि नहीं पहुंची होगी मैं उस एंगल को क्यों मना करूं? मैं हर चीज को समझता हूं, ठीक है। और बिल्कुल ये जो है ना, कोई, मैं आपको किसी भी वे से यही बताना चाहता हूं, मेरा जो मैसेज है ना किसी भी तरीके का, वो यही है कि अपने आप को ना स्वाभिमानी बनाओ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, मेल हो फीमेल हो। अगर लड़के हैं ना तो वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि बस लड़की बात कर ले, हाय हाय कुत्ते की तरह लाट टपकाए फिर रहे हैं, कोई हमसे बात कर ले, एक बार मैसेज कर दे सुबह सुबह, दिन में भी यार तू मुझसे बात, यार अपने आप को बनाओ ना। इतनी भी क्या आफत आ गई तुम्हारे को? तुम्हारे पास क्या कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल नहीं है?
समझो ना बात को, लेकिन लोगों में नहीं होता। और फिर उसके बाद में, ठीक है, फिर उसके बाद में अगर आप समझो तो लड़कियों को भी तो इतना स्वाभिमानी होना चाहिए ना कि कोई हमें फ्री की चॉकलेट दे रहा है, कोई हमारे को ये कह रहा है चल तेरे को डोमिनोज चलते हैं, चल यार मैं तेरे पैसे दे। नहीं 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 नहीं, जो चाहिए, मैं वही तो बात कह रहा हूं ना, जो चाहिए वो मिल रहा है, लेकिन स्वाभिमान ये कहता है कि जब तक मेरा नहीं है मैं इसमें से कुछ नहीं खाऊंगा या खाऊंगी। या फिर अगर रेस्टोरेंट गए हो ना तो बिल को स्प्लिट मारो, ठीक है। क्यों इमोशनल होते हो कि यार वी आर फ्रेंड्स? किस बात के फ्रेंड? आज से 6 महीने, साल, 2 साल पहले तो नहीं जानते थे, आगे आने वाले टाइम का नहीं भरोसा। हो सकता है तुम मन ने पीछे से मेरे बारे में ये और कह दो, बोला मैंने उसको बहुत पिज्जा खिला रखे है, तो बोला भाई मेरी तो डिग्निटी रोड पे 1 मिनट में। तो बात यह है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई वुड नॉट अलाउ एनी मेल फ्रेंड इन माई लाइफ हु कैन फीड मी विदाउट हैविंग ए प्रॉपर रिलेशनशिप। ये एक स्टेटमेंट होनी चाहिए लड़की की, इतना खुददार होना चाहिए। अरे एक पिज्जा तुम्हें पिघाल गया, हद हो गई, ठीक है ना। लड़के एक मैसेज पे बात करने के लिए उसके पीछे पीछे घूमे जा रहे हैं। मेट्रो में देखते हो ना तुम, लड़कियों के बैग लेके खड़े हैं, ठीक है ना। देखी ना, शर्म नहीं आई उस इंसान की। अरे यार मैंने तुम्हें क्या बताया था, पोटेंशियल धरती पे 2 ही है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक बड़ा पोटेंशियल, एक छोटा पोटेंशियल है, तब जाकर बैटरी करती है। कोई कुछ भी कहे भैया, मैं भी बिना माँ के पैदा नहीं हुआ, ठीक है, और मेरे बच्चे भी बिना माँ के पैदा नहीं हुए। तो इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि मेल और फीमेल जेंडर जो है ना, आउट ऑफ दैट मेल इज सुपीरियर बाय द नेचर, बाय डिफॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग है कई तरीकों में। हाँ, लेकिन मेल को अब दिक्कत ही आ गई, अपनी सुपीरियरिटी मेंटेन करनी नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि मेल है जो सुपीरियर कैसे है। इतिहास खंगाल लो यार, इतिहास खंगाल लो। इंसान ऐसे बहुत लोग हैं, तुम हिस्ट्री अगर पढ़ोगे तो जिन्होंने अपने बीवी बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, इज्जत बचाने के लिए, कि कोई मेरी बीवी पर, मेरी बहन पर, मेरी मां पर आंख नहीं उठा के देख पाएगा। इंसान लड़ गया और मर गया, मरने के बाद चाहे कुछ भी हुआ हो, क्रेज तो था, ठीक है। तो ये सुपीरियरिटी तो है भैया, कौन मना कर देगा इस बात से। लेकिन आजकल के लड़के जो स्वयं ही लड़कियों के पैर छू रहे हो, वो क्या स्ट्रगल करेंगे उनके लिए। मेरा पॉइंट को समझो। जो लड़का लड़की के पीछे ऐसे ऐसे लार टपकाता घूम रहा हो, वो क्या स्टैंड लेगा उसके लिए जब टफ टाइम्स होंगे? ले पाएगा? उसमें जेनेटिक्स है ऐसे। तो ये चीज होती है, बात को समझना मेरी को। एनीवे, ये हो गई लॉरेंज फोर्स। अब इस लॉरेंज फोर्स में भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, अगर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, तो जो नेट फोर्स आ जाएगी वो आ जाएगी QV क्रॉस B। ये आ जाएगी QV क्रॉस B, मान लेना बात को, ठीक है। और सारा मामला देखो 3 ही बातों का है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफी है, ठीक है, और ये हमने इसमें डिस्कशन कर दिया। तो भैया हमारे YouTube फैमिली, जय हिंद, जय भारत, मौज लो तुम भी। हमारे लेक्चर की कहानियां बहुत अच्छी लगती है, धन्यवाद।